देखिए, क्या नाम है आपका? बिमल कपूर। हमारी किसी बात का बुरा ना मानिए, हम तो सिर्फ आपसे तफ्तीश कर रहे हैं। असल में अगर आपको ये बात नहीं मालूम कि इंसाफ का ये हाल कैसे हुआ है तो हम बताएं। वो जो सामने वाली हट है ना, जिसके गिर्द पुलिस वाले खड़े हैं, इसमें एक औरत मिली है, नौजवान लड़की है। पूरे जिस्म पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, चेहरा भी खून में डूबा हुआ है। आराम से सो रही थी वहाँ। बस खून के कुछ धब्बों ने हमारी हट तक रहनुमाई की, जो गालिबन इस औरत के लिबास से टपकते हुए वहां तक पहुंचे थे, वरना हमें पता भी ना चलता कि इस हट में कोई औरत है या कोई ऐसी शख्सियत है जिसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक है। वो हट मेरे पिताजी का ही है और वो औरत, मैंने इसे नहीं देखा। आप राह करम हमारे साथ आइए और इन खातून को, मेरा मतलब है अपनी माता जी को समझाइए यहाँ बैठे रहना मुनासिब नहीं है, बल्कि आप ऐसा करें, कार को ले जाकर हट के पास खड़ा कर दें। ऐसा ही करता हूँ। बिमल कपूर वापस कार में आया तो सरला देवी ने फटी फटी आंखों से इसे देखा। बिमल कपूर की आंखों में आंसू देकर सरला देवी ने खुद ही मुंह ढक लिया था। फिर लरसती हुई आवाज में बोली, तो क्या वो? बिमल कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया। कार हाट के सामने खड़ी करके वो पुलिस ऑफिसर के साथ हाट में दाखिल हो गया। अंदर 3 हट्टे कट्टे पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। इनके साथ ही 2 लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी और दरमियान में रत्ना बैठी हुई थी। रत्ना की आंखों से जिंदगी का हुस्न टपक रहा था। चेहरा बड़ा ही जानदार लग रहा था। होंठों पर एक मदम सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। एक अजीब सा हाल नजर आ रहा था उसका। वो इन पुलिस वालों से बिल्कुल खौफजदा नहीं थी, लेकिन इसके लिबास पर खून के बड़े बड़े धब्बे मौजूद थे। चेहरा भी अभी तक धोया नहीं गया था। गालों पर खून के धब्बे बेहद हसीन लग रहे थे। बालों में भी खून लगा हुआ था, दांतों पर भी खून जमा हुआ था। वो खामोश बैठी हुई थी। बिमल कपूर को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, चलो, आपने मुझे जरूर पहचान लिया होगा मिस्टर बिमल। बिमल कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर ने बिमल को देखते हुए कहा, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? हाँ, बिमल फटी फटी आवाज में बोला। कौन है ये? रत्ना देवी है इसका नाम। बिमल के लहजे में एक नफरत खुद ब खुद बेदार हो गई। बहरहाल रत्ना को इसके बाप का कातिल साबित किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, कैसे जानते हो इसे? पता नहीं, पिताजी को मिली थी ये। पिताजी से अपने फ्लैट में ले आए थे। मैं पिताजी से मिलने उनके फ्लैट पर गया था, वहां मुझे नजर आ गई। मैंने इसे समझाया बुझाया कि जिस तरह भी हो यहाँ से निकल जाइए मेरे। बिमल ये कहकर खामोश हो गया। आपका क्या ख्याल है? क्या ये लड़की आपके पिता की कातिल हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं आप पुलिस ऑफिसर साहब? मुझे तो अब पता चला है कि मेरे पिता मर चुके हैं। इस लड़की के चेहरे पर खून के धब्बे, इसका खून आलूद लिबास। लेबोरेटरी से ये बात साबित हो जाएगी कि ये खून जो इसके जिस्म पर लगा हुआ है तुम्हारे पिताजी का है या नहीं। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तुम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बिमल ने जवाब दिया। ओके, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लाश भी उठाई जा रही है। पहले इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इसके बाद लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। माताजी की हालत देख रहे हैं आप। मैं माताजी को छोड़कर पुलिस स्टेशन जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक पुलिस वाला तुम्हारे साथ चला जाएगा, ऑफिसर ने कहा। बिमल कपूर का जहन हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह वो गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने घर पहुंचा। सरला देवी की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। बहरहाल बिमल कपूर ने कहा, माताजी पिताजी कत्ल हो गए हैं, आप दूसरे लोगों को इत्तला कर दीजिए। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। सरला देवी की होलनाक चीख बुलंद हुई और वो सीना पीटने लगी, लेकिन बिमल कपूर कार में बैठकर चल पड़ा था। पुलिस वाला अब भी उसके साथ ही था। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच के सारी कार्रवाइयां हो रही थी और रत्ना को बंद कर दिया गया था। रत्ना लॉकअप में बिल्कुल मुतमईन नजर आ रही थी। बिमल कपूर पुलिस ऑफिसर के कमरे में पहुंच गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था और तमाम कागजी कार्रवाई हो रही थी। पुलिस ऑफिसर का ये रवैया बिमल कपूर के साथ खासा हमदर्दाना और नरम हो गया था। इसने बिमल कपूर से रत्ना के बारे में सवालात किए और फिर और भी बहुत सी बातें पूछता रहा। छुपाने का कोई फायदा नहीं था। बिमल कपूर ने पुलिस को बताया कि इसके पिताजी एक अयाश तबाह इंसान थे। लड़कियों से उनके ताल्लुकात रहा करते थे। इस लड़की के बारे में वो कुछ नहीं कह सकता कि वो किस किस्म की है, लेकिन बहरहाल इसकी मुलाकात इससे नान कपूर के फ्लैट पर हुई थी, जो उन्होंने प्राइवेट तौर पर रखा हुआ था। इन तमाम रस्मी कार्रवाइयों के बाद आखिर नान कपूर की लाश बिमल कपूर को मिल गई। घर पहुंचा तो पूरी कोठी में कोहराम मचा हुआ था। सारे रिश्ते नातेदार जमा हो गए थे और पिछाड़े खा रहे थे। नान कपूर के क्रियाक्रम का बंदोबस्त होने लगा। जितने मुंह इतनी बातें, लेकिन लोग ज्यादातर एक ही जुमला कह रहे थे, जैसी करनी वैसी बननी। ताज़ा ताज़ा खून पीने के बाद रत्ना भर आमतौर पर नशा तारी रहता था। इस बार भी इसके साथ यही हुआ था। जागी तो कुछ अजीबो गरीब हालात उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। बहरहाल वो मौजूदा हालात से अब इस कदर नावाकिफ भी नहीं रही थी कि पुलिस को पहचान न सकती। पुलिस वाले इसके इर्द गिर्द खड़े हुए थे और इसे सवालात कर रहे थे। ये सवालात काफी देर तक उसकी समझ में ही ना आए। इसके होशो हवास दुरुस्त हुए तो उसे याद आया कि पिछली रात इसने और संपूर्णी ने नान कपूर जी का काम तमाम कर दिया है। उसने जल्दी से अपने इर्द गिर्द संपूर्णी को तलाश किया। पुलिस के एक ऑफिसर ने उससे सवाल किया, कौन हो तुम? मम, मेरा नाम रत्ना है। यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं।
मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। एक दूसरे ऑफिसर ने मुदाखलत की और कहा, अपने दिमाग को समझाओ लड़की और अपने बारे में सारी तफसील बताओ। मेरा नाम रत्ना है, ठीक, और एक गांव की रहने वाली हूँ। माता पिता मर गए, गांव वालों ने जीना मुश्किल किया हुआ था। वहां से निकल आई और बहुत दूर तक पैदल चलती रही। फिर रेल में बैठी सफर कर रही थी कि नान कपूर जी मिल गए। वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किया और मुझसे कहा कि वो मेरी हर तरह से मदद करेंगे। फिर उन्होंने एक छोटा सा घर दिया मुझे रहने के लिए और मैं उसमें रहने लगी। नान कपूर जी अक्सर औकात मुझे बाहर ले जाते थे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनसे पूछ लें मेरे बारे में। मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, बस उन्हीं के साथ घूमने आई तो न जाने क्या हो गया, बेहोश सी हो गई थी मैं, और अब होश आया तो आपके सामने हूँ। रत्ना बेशक मासूम थी, जिंदगी में बहुत से ऐसे मरहले आए थे जब इसे उलझनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो तमाम दुनिया की हकीकतों से वाकिफ हो गई थी। चुनाचे इसने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बचाते हुए ये दास्तान सुनाई थी। ये तो इसे याद आ गया था कि नंद कपूर जी को वो संपूर्णी चट कर चुकी हैं और जाहिर है पुलिस का मामला है, इसे लाश मिल गई है और अगर होशियारी से काम ना लिया तो मुसीबत आ जाएगी। संपूर्णी तो गायब हो चुकी थी। हालांकि इसे संपूर्णी पर पूरा पूरा एतमाद था, लेकिन बुरे वक्त में अच्छे अच्छे साथ छोड़ जाते हैं। ये ख्याल उसके जहन में था कि संपूर्णी कहीं गायब हो गई है और अब इसे अपनी बचत खुद करनी है। पुलिस ऑफिसर ने कागज देखते हुए दूसरे ऑफिसर से कहा, बिमल कपूर ने क्या बताया है? लड़की जो कुछ कह रही है वही सच है। दूसरे ऑफिसर ने कहा, लड़की तुम बिमल कपूर को जानती हो? हाँ, नान कपूर का बेटा है। नान कपूर ने जो घर मुझे दिया था वहाँ एक बार मेरे पास आया था, मुझसे कहने लगा कि नान कपूर जी अच्छे आदमी नहीं हैं, अगर अपनी इज्जत बचा सकती हो तो बचाओ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। नान कपूर जी ने मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। याद करके बताओ पिछली रात क्या हुआ था? पिछली रात? हाँ, नान कपूर जी झील के किनारे खुद कपड़ा बिछाकर बैठे हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था। मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। बस इसके बाद से मैं यहाँ जागी हूँ। कोई चीज़ पी थी तुम लोगों ने? नान कपूर जी ने मुझे एक गिलास में कोई चीज़ दी थी, शरबत सा था मगर मज़े का अच्छा नहीं था। ऑफिसर इसका मेडिकल भी कराना होगा। सर क्या हुक्म है आपका? क्या इसे मुतलका थाने के अर्के स्पुर्द कर दिया जाए? इंस्पेक्टर जगन्नाथ बाहर मौजूद हैं। हाँ, कार्रवाई मुनासिब तरीके से होनी चाहिए। इंस्पेक्टर जगन्नाथ को इसका चार्ज दे दो, वो इसे अपने इलाके के थाने में ले जाएगा और वहाँ इसकी तस्दीक करके हमें रिपोर्ट देगा, क्योंकि बहरहाल इसकी अपने इलाके की बात है। अलबत्ता राब्ता ज़रूर रखें। ठीक है सर, पुलिस ऑफिसर ने कहा। थोड़ी देर के बाद एक लंबे चौड़े बदन का खतरनाक सी शक्ल वाला ऑफिसर आ गया। इसके साथ दो लेडी कांस्टेबल्स भी थीं। इसने कहा, इसे हथकड़ियां लगाओ और ले जाकर गाड़ी में बिठा दो। पुलिस वालियों ने अपने ऑफिसर के कहने के मुताबिक किया था। आला अफसरान ने इंस्पेक्टर जगन्नाथ को सारी तफसीलात बताएं। इंस्पेक्टर जगन्नाथ ने कागजात वगैरह अपने कब्जे में लिए और फिर रत्ना को लेकर चल पड़ा। रत्ना दिल ही दिल में परेशान थी और खसूसन इस बात पर इसे शदीद हैरत हो रही थी कि संपूर्ण किस तरह गायब हो गई। वो तो इसकी बेहतरीन दोस्त थी, इस तरह छोड़कर चले जाना ताज्जुब की बात है। इसे संपूर्णी पर मुकम्मल एतमाद था, लेकिन बस पता नहीं क्या हालात थे। अलबत्ता इसे इस बात पर पूरा पूरा इत्मीनान था कि इसने पुलिस ऑफिसर को जो बयान दिया है वो पूरी तरह मुनासिब है और इसके ऊपर कोई खास केस नहीं बनाया जा सकता। बस खून का मामला है। ये लोग इसके मेडिकल के बारे में कह रहे थे, पता नहीं मेडिकल क्या होता है। बहरहाल वो लोग इसे लेकर थाने में आ गए और थोड़ी देर के बाद उसे जनाना लॉकअप में पहुंचा दिया गया, जहां वो एक छोटे से कमरे में तनहा थी। रत्ना मिली जुली कैफियत का शिकार थी। हालांकि वक्त ने इसे बहुत से तजर्बे दे दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके बारे में इसे मालूम नहीं था। हवालात की कोठरी में वो ज़मीन पर सो गई। हालांकि वो राजमहल में ऐश कर चुकी थी, लेकिन ये इसकी फितरत का हिस्सा था कि किसी बात से मुतासिर नहीं होती थी। वक्त और माहौल जैसे भी हालात पैदा कर दें, इसे गुजारना आता था। हवालात की कोठरी में लेटना कोई अहम बात नहीं थी। सबसे अहम बात यह थी कि वो सोच रही थी कि संपूर्णी कहाँ गई। इसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था और इस वक्त से लेकर अब तक इसका कोई पता नहीं था जब रात को इन लोगों ने नान कपूर का हिसाब किताब किया था। रात आधी के करीब गुजरी थी कि हवालात के संतरी ने इसे आवाजें दी। वो तकरीबन नींद में थी, लेकिन जागना पड़ा। इसे हवालात से निकाल कर एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां बहुत से आला अफसरान बैठे हुए थे। इन लोगों के चेहरे इतने खौफनाक थे कि उन्हें देखकर खौफ महसूस होता था। रत्ना भी डरे बगैर नहीं रह सकी। उन्होंने इसे दरमियान की एक मेज पर बिठा दिया और इस तरह इसे घेर कर बैठ गए जैसे इसका तमाशा देखना चाहते हों। कुछ लम्हे तक बिल्कुल खामोशी रही। इसके बाद इनमें से एक आला अफसर ने पूछा, क्या नाम है तेरा? रत्ना। कौन सी बस्ती की रहने वाली है? चकमागढ़ी। क्या? हाँ, ये कहाँ है? जहाँ भी है ये मालूम करना तुम्हारा काम है। रत्ना ने किसी कदर खुश लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, आ गई ना रास्ते पर। भाइयों, तुम लोगों को चकमागढ़ी के बारे में कुछ मालूम है? पता नहीं ये चकमाबाज औरत क्या कह रही है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, एक ऑफिसर ने कहा। चलो ठीक है, अब इसकी मेडिकल रिपोर्ट कब हो रही है? कल ये बात मालूम करनी पड़ेगी कि ये आदम होर है या नहीं। लड़की, क्या तो हमें ये बात पसंद करना
चाहे कि कौन सी बात, यही कि क्या तू आदमखोर है? आदमखोर क्या होता है? तेरे चेहरे और जिस्म पर खून के धब्बे कैसे थे? मैं कुछ नहीं जानती। तुझे ये बात मालूम है कि नंद कपूर को हलाक कर दिया गया है? मुझे नहीं मालूम। ये तुझे मालूम नहीं कि इनके जिस्म का पूरा गोश्त नोच लिया गया और किसी ने इनका खून भी पी लिया है? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम। ए लड़की, तमीज से बात करो वरना डंडे मार मार कर तेरे बदन की खाल उतार ली जाएगी। अपनी खूबसूरती पर नाज मत करना, यहाँ कोई तेरे हुस्न का परस्तार नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों लाकर रखा है, ये मालूम करने के लिए कि तेरे और कितने साथी हो। नंद कपूर से तू क्या चाहती थी? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं एक बेसहारा और मजलूम लड़की हूँ, ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम वाकई मेरी खाल उतार सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? जिंदगी ने इतने दुख दिए हैं मुझे कि अब मैं खुद भी मरना चाहती हूँ और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। क्या दुख है तेरी जिंदगी में? हर एक को बताना पसंद नहीं करती। हाथी तेज लड़की है जगन्नाथ, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। सर आप फिक्र न करें, इंस्पेक्टर जगन्नाथ ने कहा। कल इसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। हो सकता है ये काम परसों हो क्योंकि कल छुट्टी है। बहरहाल लड़की बहुत तेज है, इससे मालूमात हासिल करने के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी। पहले मेडिकल हो जाए और असल बात पता चल जाए, इसके बाद ये जुबान खुद खोलेगी। एक और पुलिस ऑफिसर ने कहा। रत्ना खामोशी से इन्हें देखती रही। बहुत देर तक वो इसी तरह के सवालात करते रहे। रत्ना उनके जवाबात देती रही। उसने दिल में फैसला कर लिया था कि झुकने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह खामोशी रही, फिर उन्होंने इसे वापस लॉकअप में पहुंचा दिया और रत्ना गहरी सोचों में डूब गई। बाकी रात बड़ी अजीब सी गुजरी थी, मगर इसे नींद आ रही थी। बदन में थकन थकन सी थी। रात के आखिरी पहर वो सो गई। सुबह जब वो जागी तो इसे अपने बाएं शाने के करीब कुलबुलाहट का सा एहसास हुआ। इस एहसास ने इसको बुरी तरह चौंका दिया और वो उठकर बैठ गई। देखा तो बराबर में संपूर्णी मौजूद थी, नन्हा सा वजूद जिसकी कुल लंबाई 3.5 इंच होगी। होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में जिंदगी की चमक थी। रत्ना ने इसे शिकायत भरी निगाहों से देखा और बोली, संपूर्णी। हाँ रत्ना, मेरी दोस्त, मेरी सखी, ऐसी बातें ना करो, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। अरे क्यों? कहाँ थी तुम अब तक? बस ऐसे ही खेलती फिर रही थी, घूमती फिर रही थी, और मेरा पता था तुम्हें कि मैं किस हाल में हूँ। हाँ क्यों नहीं? इसके बाद भी तुम अपने आप को मेरी सखी कहती हो। वो तो मैं हूँ, संपूर्णी ने कहा और हंस पड़ी। चलो जाओ मेरे पास से, मैं तुमसे बात नहीं करती। मगर क्यों? नाराजगी की वजह तो बताओ। सारी बातें मुझे मालूम है। जिस वक्त इन लोगों ने तुम्हें गिरफ्तार किया था मैं तुम्हारे साथ थी। अगर ये लोग तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करते तो जानती हो मैं उनके साथ क्या सलूक करती। वाह, ये तो कोई बात ना हुई। यानी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं, और जो करने वाले थे तुम उनको नुकसान पहुंचाती। ये तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते रत्ना। मैं तो ये देख रही हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे। तुम तमाशा नहीं देख रही कि नंद कपूर जी के बेटे और इसके घर वालों का क्या हाल है। मगर हम क्या करते? ये तुम्हारा बेहतरीन मशगला है, मगर अब क्या होगा? कुछ नहीं। और ये पता नहीं मेरा क्या क्या करने वाले हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, बस मैं ज़रा तमाशा देखना चाहती हूँ। जी हाँ, अब तो आप तमाशा देखेंगे ही। अगर ये लोग मुझे मारते पीटते तो जो लोग तुम पर हाथ उठाते मैं इनके हाथ कंधों से अलग करके बाहर फेंक देती। क्या समझी? मैं हर लम्हे तुम्हारे पास थी। संपूर्णा के इन अल्फाज पर रत्ना को शरदा याद आ गई, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। शरदा का वजूद नफ़रतों का हामिल था। उसे देखकर दिल में एक राहत उभरती थी और इसका माजी याद करके दिल में नफरत के तूफान उठते थे। जबकि ये नन्हा सा वजूद जो अपनी जगह एक अलग ही हैसियत का मालिक था। रत्ना ने कहा, ये बताओ अब क्या होगा? जो भी होगा तुम फिक्र मत करो। भूख लग रही है? अगर लग भी रही हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाती हूँ? और ये लोग नाश्ता देकर क्या कहेंगे? हाँ ये बात तो है। चलो छोड़ो, अब ये बताओ नींद पूरी हो गई? रात को तो ठीक से सो भी नहीं सकी। सोना चाहती हो? नहीं, अब क्या सोऊंगी? मुंह हाथ धोना चाहती हो? हाँ, मगर ये लॉकअप के अंदर जो वॉशरूम है इसकी शक्ल देखकर ही गिन आती है। ये लो पानी, संपूर्णी ने कहा और अपने नन्हे से दोनों हाथ सामने कर दिए। पानी के हसूल का कोई जरिया नहीं था, लेकिन इसके खुले हुए हाथों से पानी की एक मोटी धार बह रही थी और रत्ना हैरत से उसे देख रही थी। अरे चलो, देख क्या रही हो? मुंह हाथ धो। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बराह रास्त आकाश से, संपूर्णी ने जवाब दिया। बहरहाल रत्ना ने मुंह हाथ धोया और इसके बाद तरोताज़ा हो गई। संपूर्णी बोली, चलो नाश्ता भी कर लो, मैं इन सब की आंखों में पट्टी बांधे देती हूँ जो बाहर टहल रहे हैं। रत्ना हंसने लगी। थोड़ी देर के बाद इसके सामने बेहतरीन भाजी पूरी तरकारी वगैरह रखी हुई थी। रत्ना ने पेट भर कर नाश्ता किया, पानी पिया। इसके बाद बोली, संपूर्णी तुम्हारी कुव्वतें बेमिसाल हैं। अब ये मेरी कुव्वतें नहीं तुम्हारी कुव्वतें हैं। अपने आप को एतमाद दो रत्ना। मैंने कहा ना, छोटे छोटे वाकयात किसी हैसियत के हामिल नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए संसार का हर वो काम कर सकती हूँ जो करना मेरे बस में हो। बहरहाल मैं इंसान हूँ, डर तो लगता ही है। आप ना डरा करो, याद रखा करो संपूर्णी तुम्हारे साथ है। अब क्या करोगी तुम? तमाशा देखो। जो कुछ मैं कह रही हूँ वही करती जाना। अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जो मैं बोलूंगी वो तुम समझ लो कि तुमने वही दूसरों से कहना है, फिर देखती रहना। ठीक है ठीक है, रत्ना ने जवाब दिया। संपूर्णी की कुव्वतों से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, चुनाचे
अब उसके आ जाने के बाद वो पूरी तरह मुतमईन थी। नाश्ते वगैरह से तो फरागत हासिल हो ही गई थी। चुनांचे संपूर्णी की हदायत पर इसने अपने काम का आगाज़ किया और सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर जो सिपाही टहल रहे थे उसने उन्हें इशारा किया और वो दोनों इसके पास आ गए। क्या बात है? इनमें से एक ने पूछा। तुम्हारा नाम बांके लाल है ना? हाँ है। और तुम पर शादी हो? रत्ना ने दूसरे सिपाही की तरफ इशारा करके कहा। लगता है तुम हमारे सारे खानदान को जानती हो। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? पर शादी ने पूछा। पर शादी, तुम्हारा बेटा बीमार है ना? तुम्हारी बीवी इसके साथ अस्पताल में है? हैं? अरे, तुझे कैसे मालूम है ये बात? और बांकेलाल, तुम्हारा साला घर से भाग गया है और तुम्हारी बीवी मैके गई है। इन लोगों की हालत खराब है। अरे बाप रे बाप, ये तो गयानी है, बांकेलाल ने कहा। ये बता, तो मेरे बेटे के बारे में कैसे जानती है? प्रसादी ने पूछा। मैं सिर्फ ये ही नहीं जानती हूँ कि तुम्हारा बेटा बीमार है और अस्पताल में दाखिल है, बल्कि मैं ये भी जानती हूँ कि इसका इलाज क्या है। अस्पताल में वो ठीक नहीं हो सकेगा। रत्ना ने कहा। असल में इसके अंदर संपूर्णी बोल रही थी और संपूर्णी ने रत्ना को ये बात भी बता दी थी। रत्ना की किस्मत भी अजीब थी, कभी कोई इसकी रात में बसेरा कर लेता था तो कभी कोई और। बहरहाल प्रसादी तो पागल हो गया। उसने कहा, ऐसी कोई चीज़ है? हाँ, काले नमक का पानी बनाओ, लोटे में भरो और अपने बेटे को ज़बरदस्ती पिलाओ। जितना पिला सकते हो पिला दो, ठीक हो जाएगा वो। कक, काले नमक का पानी? हाँ मम, मगर अगर मगर की ज़रूरत नहीं है। और तुम सुनो बांकेलाल, तुम्हारा साला तुम्हारे घर के सामने जो बाबा रहता है उसके कब्जे में है। उसने उसे अपने घर के तहखाने में बंद कर रखा है। अभी थोड़े दिन के बाद वो इसे वहां से निकाल कर ले जाएगा। तुमने भी कभी इसके बेबे के बेटे को थाने में बंद कराया था, घर के बाहर गंदगी फेंकने की वजह से? हाँ हाँ, कराया था ऐसा। बस समझ लो बाबा ने अपना बदला लिया है। अभी वो इस घर के तहखाने में है। अगर फौरी तौर पर तुम कोशिश करके इसे रहा करा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अभी जाता हूँ मॉम, मगर देवी जी पास पास ज़्यादा बातें ना करो। जो कुछ मैंने कहा है वो करो। पर शादी, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी छुट्टी लेकर जाना चाहिए। दोनों सिपाहियों की जो कैफियत थी वो देखने के काबिल थी। रत्ना दिल ही दिल में हंस रही थी। जब वो दोनों सिपाही चले गए तो इसने संपूर्णी से कहा, तुमने इनसे जो कुछ कहा है क्या वो बिल्कुल सच है? अगर सच नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा रत्ना, संपूर्णी बोली। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जगन्नाथ वहां आ गए। उन्होंने हैरानी से रत्ना को देखते हुए कहा, रत्ना, तुमने सिपाही बांकेलाल को इसके साले में बारे में बताया था? हाँ बताया था। उसका साला सामने वाले घर के तहखाने से बरामद हो गया है। तुझे इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? मुझे तो तुम्हारे बारे में भी मालूम है जगन्नाथ महाराज। आज शाम को तुम सेठ बगूती प्रसाद से 25,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहे हो। का क्या? एएसआई की आंखें हैरत से फैल गईं। अगर तुमने वादे के मुताबिक एएसआई को 8,000 रुपये नहीं दिए तो ये तुम्हारे महकमा के एसपी साहब को इसकी रिपोर्ट करने वाला है। इसके लिए इसने तैयारियां कर रखी हैं। अरे झूठ बोलती है, बकवास करती है। बकवास करती हूँ? अच्छा तो फिर अपनी जेब दिखा जगन्नाथ जी को। अरे बाप रे बाप, मार गया, एएसआई घबरा कर बोला। जगन्नाथ ने उसे गिरबान से पकड़ लिया और फिर इसे खूनी निगाहों से देखता हुआ बोला, क्या तूने ये कार्रवाई कर रखी है और जेब में क्या है? वो महाराज जगन्नाथ जी, मुझे 2,000 रुपये मिले हैं। हाँ, और तू ये कह रहा था कि मेरे पास 5 का नोट भी नहीं है आज, और इसी सिलसिले में तूने मुझसे 100 रुपये वसूल किए हैं। जगन्नाथ ने एएसआई से कहा। वो साहब जी, असल में। अरे बाप रे, मगर इसे ये सारी बातें कैसे मालूम? जगन्नाथ का दिमाग फिर घूम गया। इसने पलटकर रत्ना को देखा और बोला, मगर आपको ये बातें कैसे मालूम हुई देवी जी? मुझे तो ये भी मालूम है जगन्नाथ जी कि आपको अपनी बीवी के किरदार पर शुबा है। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, भगवान के लिए खामोश हो जाइए। चल तू चल। जगन्नाथ ने एएसआई को वहां से भगा दिया। एएसआई हंसता हुआ वहां से चला गया। जगन्नाथ ने रत्ना को देखते हुए कहा, देवी जी आपको ये सब कुछ कैसे? अरे मैं क्या नहीं कर सकती, सब कुछ मालूम है मुझे। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें डीएसपी के बजाय बराह रास्त एसपी बनवा सकती हूँ। तुम्हारे पेपर आ गए होंगे और तुम्हारा ख्याल है कि तुम डीएसपी बनाए जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे 3 मुखालिफ तुम्हारी सख्त तरीन मुखालफत कर रहे हैं। ये मैं ही हूँ जो उनकी मुखालफत खत्म करा के तुम्हें तरक्की दिलवा सकती हूँ। बल्कि जैसा मैंने कहा, तुम्हें फॉरेन मिनिस्टर से कहकर डीएसपी की बजाय एसपी तक बनवा सकती हूँ। समझते क्या हो तुम मुझे? जय हो देवी जी की जय हो। देवी जी, अगर आप मेरे लिए ऐसा कर सके तो मैं, हाँ हाँ, मैं ऐसा करूंगी तुम्हारे लिए। मगर तुम कितना अच्छा सलूक कर रहे हो मेरे साथ। लॉकअप में बंद हो, जमीन पर उठना बैठना पड़ रहा है, और इसके बाद अरे बगूती, ओ बगूती, इधर आ। इंस्पेक्टर ने फौरन एक और सिपाही को आवाज दी और जब वो करीब आए तो जगन्नाथ बोला, जा जा चाबी ला लॉकअप की, जल्दी ला बेवकूफ कहीं के। थोड़ी देर के बाद रत्ना को लॉकअप से निकाल लिया गया और इंस्पेक्टर इससे साथ लिए अपने ऑफिस में पहुंच गया। बैठ जाइए देवी जी, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं, कुछ मत मंगवाओ मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मंगवा सकती हूँ। बोलो क्या चाहती हूँ? आप मंगवा सकती हैं। हाँ ये लो, रत्ना ने कहा। संपूर्णी अपना काम कर रही थी। चांदी का एक खूबसूरत थाल सामने आया। इसमें मिठाई और शरबत रखा हुआ था। इंस्पेक्टर की आंखें तो शिद्दत हैरत से फैल गईं। इसके मुंह से तरह तरह की आवाजें निकलने लगी तो रत्ना ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सच है, और तुम्हें ये भी यकीन आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें क्या से क्या बनवा सकती हूँ। देवी जी ये तो बिल्कुल ठीक है माम, मगर मुझे बताइए मैं आपकी सेवा क्या करूँ?
तुम्हें मेरी क्या सेवा करनी चाहिए बताओ? रत्ना की आवाज़ में संपूर्णी बोली। मम मैं क्या बताऊँ देवी जी, किसी अच्छे से होटल में मेरे लिए कमरा हासिल करो और मुझे वहाँ पहुँचा दो। कर सकते हो ये देवी जी? आप पर कत्ल का इल्ज़ाम है। बड़े बड़े अफसरान आपके लिए काम कर रहे हैं, मेरी तो मौत ही आ जाएगी। जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें एसपी बनवा सकती हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वहाँ से निकालने में तुम्हें कोई परेशानी होगी? मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। और सुनो, जिस तरह ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आई हैं, क्या इसी तरह ये यहाँ से गायब नहीं हो सकती? जय महादेवी, जो भगवान की मर्जी होगी मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक पहुँचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए आप मेरी मदद करें। मैंने आप पर मुकम्मल भरोसा कर लिया है। और इसके बाद संपूर्णी का कहना बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इंस्पेक्टर बड़े एहतमाम से इसे एक आला दर्जे के होटल में ले गया। वहाँ एक कमरा हासिल करके इसने रत्ना को वहाँ ठहरा दिला दी और बोला, देवी जी सुबह शाम आपके पास हाजिरी दिया करूँगा, भगवान चाहेगा तो मैं इन मुश्किल हालात से भी निकल जाऊंगा। ठीक है जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं कह रही हूँ, रत्ना ने कहा। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर रुखसत हो गया। फिर संपूर्णी नमूदार हुई। वह कह कहे लगा रही थी। रत्ना इन कहकहों में खोई हुई थी। फिर संपूर्णी ने कहा, रत्ना देखा तुमने मेरा कमाल, यही कहा था ना मैंने तुमसे। संपूर्णी इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेमिसाल हो, लेकिन इंस्पेक्टर बेचारा तो मारा जाएगा। ये बेचारे का जो लफ्ज़ है ना रत्ना, ये तो अब बेकार ही है। अगर इंस्पेक्टर को तुम इस फायदे की उम्मीद ना होती तो वो तुम्हारे साथ वो सलूक करता कि देखने वाले देखते। हर शख्स अपने अपने बारे में सोचता है। तुम्हें वहां से निकाल कर तो लाना था ना मुझे, वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चलते हैं यहाँ से, होटल छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? चलो ठीक है, आओ अब ये सोचिए कि हमें क्या करना है। इंस्पेक्टर की हालत खराब हो गई होगी। थोड़ी देर के बाद इससे इसके आला अफसरान पूछेंगे कि मैं कहाँ गई, मेरा मतलब है कि तुम कहाँ गई। पहले उल्टी सीधी बातें करेगा और फिर आखिरकार घबरा कर इन्हें यहाँ होटल तक ले आएगा। इससे पहले हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद रत्ना और संपूर्णी बाहर निकल आई। संपूर्णी इस बार फिर इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए थी और रत्ना के साथ साथ चल रही थी। दोनों ने सादों से लिबास पहने हुए थे। इनका इंतहाब भी संपूर्णी नहीं किया था और इसकी वजह ये थी कि वो दूसरों की निगाहों में नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में दाखिल होकर वो अपनी सीटों पर पहुंच गई। आला दर्जे का कंपार्टमेंट था और इसमें मुख्तलिफ किस्म के मुसाफिर बैठे हुए थे। संपूर्णी ने मुस्कुराती हुई निगाहों से पूरे माहौल का जायजा लिया। फिर बोली, रत्ना हाँ, करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलने का मामला है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। खामोशी से सफ़र करो। तुम्हारे दिल में और कोई बात तो नहीं है? मेरे दिल में और क्या बात होगी, रत्ना ने कहा। संपूर्णी खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद रेल ने स्टेशन छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। रेल की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई। दोनों खामोशी से सफर करती रहीं। उन्होंने किसी भी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। संपूर्णी इसी वक्त किसी और मूड में थी। बहुत देर की खामोशी के बाद उसने कहा, रत्ना बिल्कुल खामोश हो गई हो। वैसे तो मैं ये बात जानती हूँ कि इंसान जब खामोश होता है और जाग रहा होता है तो हमेशा गुजरी हुई बातों के बारे में सोचता है। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत कुछ होगा, मगर एक बात मैं दिल से कहूँ रत्ना, सोची बेमानी होती हैं, इनसे कुछ नहीं मिलता। मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो देखूं मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ और आगे क्या हो जाऊंगी, मैं कुछ नहीं जानती। बस जो शक्ति मुझे हासिल है इससे मैं बहुत से काम लेती हूँ, लेकिन अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकती। ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ जाहिर है हर कुव्वत महदूद होती है। वैसे हम कहाँ चलेंगे? रत्ना ने कहा, यकीन करो अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं किया। वक्त जहाँ भी ले जाए, लेकिन तुम फिक्र मत करना। तुम्हारी जिंदगी का अगर कोई खास मकसद है तो मुझे बताओ। मेरी जिंदगी का क्या मकसद हो सकता है संपूर्णी? तुम खुद सोचो, कोई भी तो नहीं है मेरा इस संसार में। अरे वाह, आप भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ संपूर्णी। मैं ये सोचती हूँ कि अगर तुम ना मिली होती तो जाहिर है मैं ऐसे ही भटक रही होती, अपना मकसद पूरा करती फिर रही होती और कहीं ना कहीं पकड़ी जाती। अब तक तो बाज भाग रही होती, लेकिन मेरे पास ऐसी कुव्वतें नहीं हैं जिनसे मैं अपना बचाव कर सकूं। अब मैं तुम्हारी कुव्वत हूँ। तुम ये समझ लो कि मैं भी गुलाम ही हूँ, तुम्हारी साथी भी हूँ, तुम्हारी दोस्त भी। हाँ तो फिर ये कैसे कह दी ये बात कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? हाँ अगर मन के अंदर कोई गड़बड़ हो रही है तो दूसरी बात है। हाँ मैं समझी नहीं। ऐसा कोई मान का मीत जो तुम्हें अब तक ना मिला हो या मिला हो तो भटक गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।